मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसोड़ा बलिया। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसको पढ़ाने से पहले एक छोटा सा आपके लिए संदेश जो मैं रोज़ दिया करता हूं जब वीडियो बनाता हूं, तो ध्यान रखें। क्या है संदेश आज के लिए? आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। ध्यान दीजिए बच्चा, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से ये आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो इसलिए बच्चा, आपका जीवन बहुत कीमती है। अपनी आदतों में परिवर्तन लाइए, अपने भविष्य का सुधार कीजिए। आइए देखते हैं, टॉपिक पर चलते हैं, विचार कीजिए। तो बच्चा, यहाँ पर है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, मतलब कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे, उसको ज़रा समझिए। अच्छा, जब दो समतल लंबी प्लेटें अल्प दूरी पर स्थित होती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कहते हैं। और संधारित्र हम निकालने चलेंगे उन प्लेटों से। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। चित्र को देखते रहिएगा ध्यान से, यही आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। बच्चा, यहाँ पर दो हम प्लेट ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने दो प्लेट ले लिया और दोनों प्लेटों का संबंध एक बैटरी से कर दिया। किससे कर दिया बच्चा? बैटरी से। बैटरी में एक सिरा धनावेशित और दूसरा क्या होगा? ऋण आवेशित होगा। बच्चा, जैसे ही हम जो है बैटरी से इन प्लेटों को जोड़ देंगे और इन प्लेटों का हम नाम दे दिया, एक का x और दूसरे का y। अच्छा, जैसे ही हम इस प्लेट को बैटरी से जोड़ देंगे तो यहाँ पर धन Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, धन टर्मिनल के कारण, तो यहाँ पर धन आ जाएगा आवेश, ये धनावेशित क्षण हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा। और उसी प्रकार से बच्चा, इतना ही ऋण Q आवेश दूसरे प्लेट पर चला जाएगा और ये ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। अच्छा, इन प्लेटों को अल्प दूरी जो मैंने बोला था, वो अल्प दूरी क्या है? D है। तो यहाँ पूरा जो समायोजन है वो किस प्रकार से कैसे है कि जब दो लंबी समांतर प्लेटों को अल्प दूरी पर रखते हैं तो वही समायोजन बच्चा या उपाय क्या कहलाता है? समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता कहलाती है। हम अब यहाँ से संधारित्र कहलाती है और अब इसकी हम धारिता को ज्ञात करने की विधि अपनाएंगे। तो विचार करें बच्चा, जैसे ही इसके भीतर ये धन और ऋण Q आवेश आ जाएगा तो क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और ये वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी बच्चा, वो धन प्लेट से किधर होगी? ऋण प्लेट की ओर होगी। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, समान वैद्युत क्षेत्र E। और E के लिए हम लोग पीछे पढ़कर क्या है उसको भी दिखा देते हैं। क्या होता है? छोटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होता है। ये हमको यहाँ पता चल गया कि दो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, समान वैद्युत क्षेत्र है और E बराबर इतना होता है। लेकिन हमको जानना क्या है? संधारित्र की धारिता जाननी है। तो इसका मतलब कि तब संधारित्र की धारिता को हम C कहें, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करें, यही C को हमको जानना है। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी दो लाइनें लिखनी होती हैं, जो दो लाइनों को मैं लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर लिखोगे, माना कि धातु की दो समतल प्लेटें X व Y एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं तथा इनके बीच पैरावैद्युतांक
परावैद्युतांक के है। इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, इन प्लेटों के बीच क्या बच्चा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E है तो E किसके बराबर होता है बच्चा, अभी मैं बताया था, ऊपर लिखा भी हूँ, E बराबर छोटा सिग्मा बटा क्या होता है बच्चा, एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर ये छोटा सिग्मा क्या है, अच्छा छोटा सिग्मा इन प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व है। मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए, अगर याद नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, समझा दे रहा हूँ आपको। जब कोई आवेश Q समान रूप से किसी धातु पर, प्लेट पर वितरित होता है तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को ही उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसको छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, यानी या हम दिखा सकते हैं, या छोटा सिग्मा बराबर क्या होता है अच्छा, तो कुल वितरित आवेश बटा उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल नीचे का हो गया, ऊपर का आवेश हो गया। अब इसको हम मिला देते हैं, अतः E बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर क्या लिखोगे बेटा, अच्छा किसका परावैद्युतांक के भी रखे थे ना, इसमें परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कोई ऐसा पदार्थ जो दोनों प्लेटों के बीच में भर दिया जाए, यानी वाई रखें या फिर निर्वात रखें तो उस स्थिति में नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ है जो इसके लिए काम कर रहा है। तो इसीलिए मैंने इस बताया कि परावैद्युतांक क्या है, के है, तो इसके साथ हम के का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये समीकरण नंबर 1 में प्रयोग कर रहे हैं। अब एप्सिलॉन 0 का मान हम जो है इस समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। तो अब E बराबर, इसके जगह पर क्या लिखें बेटा, Q और बटा में A भी रहेगा, तो क्या लिखें, के एप्सिलॉन 0 A हो जाएगा, और इसको हम कर रहे हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 कैसे बना, समीकरण नंबर 2 कैसे बना, ये आपका क्लियर हो गया। तो अब हम जो है बच्चा चलेंगे विभवांतर के ऊपर विचार करेंगे। अच्छा, जब प्लेट पर एक पर धनात्मक दूसरे पर ऋणात्मक आवेश आ गया है तो इन प्लेटों के बीच में विभवांतर भी स्थापित हो गया है। तो विभवांतर के लिए अब हम जानेंगे, तो आप जो मैंने लिखवाया है उसको लिख लेंगे पहले। माना कि धातु की 2 समतल प्लेटें X व Y एक दूसरे से अल्प दूरी D पर, अल्प दूरी हम D दिखा देते हैं, अल्प दूरी यहाँ पर दिखा देते हैं अच्छा D, अल्प दूरी D पर स्थित हैं तथा इनके बीच परावैद्युतांक K है। इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E है। तो वैद्युत क्षेत्र कितने के बराबर होता है, तो छोटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, और परावैद्युतांक पदार्थ जो होता है के इसके साथ लगा रहेगा। या फिर जो है पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो मैंने बताया कि जब कोई आवेश किसी पृष्ठ के ऊपर समान रूप से वितरित होता है तो उसके प्रति एकांक मीटर पर वितरित आवेश को ही हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, उसको छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अतः समीकरण नंबर 1 में एप्सिलॉन 0 का मैं मान भरूंगा, तो ये हो गया बेटा आपका Q बटा में K एप्सिलॉन 0 A हो गया। या समीकरण नंबर 2 तक हम आ गए। तो हमने ये कहा कि अब प्लेटों के बीच में आवेश है ना, तो विभवांतर स्थापित हो गया है। विभवांतर किसके बराबर होगा उसको जानना है। ठीक है, तो आइए मैं छोटा सा, क्योंकि पीछे का पूरा टॉपिक तो मैं नहीं उठा पाऊँगा क्योंकि आपको दिक्कत होगी, फिर उधर जाने में ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, बोरियत होने लगेगी, तो मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ, उसको समझ लीजिए। अच्छा देखिए, दोनों के लिए हम लोग सूत्र पढ़े थे, दोनों के लिए हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था। अगर विभव स्थापित होता है तो विभव के लिए सूत्र था बच्चा, आपको याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटा में D, जो हम D यहाँ प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख दिया D। तो ये जो है विभव के लिए सूत्र हो गया। ठीक है, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, यानी किसी आवेश से स्मॉलर दूरी, या हम D पर ही दूरी की बात करें, इस दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहते हैं तो फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होता है Q बटा में R का स्क्वायर मतलब D का स्क्वायर। ठीक है, D का स्क्वायर। अब बच्चा हमको विभव जाननी है। ठीक है, तो यहाँ
देखिए सब समान है, केवल दूरी में थोड़ा सा अंतर है, इसी को हम निकाल करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से करें कि इसको हम मान लेते हैं कि E/V अनुपात में डाल दें तो कैसा होगा। E का मान देखिए तो 1/4πε0 हो जाएगा Q/D का स्क्वायर, D का स्क्वायर हो जाएगा का बटा, फिर उसी तरीके से इसको लेंगे तो एक भी के लिए 1/4πε0 और ये होगा बटा Q/D हो जाएगा। ठीक है, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, Q से Q भी क्या होगा, कट जाएगा, एक D से भी D कट जाएगा, तो क्या बचा, D बचा, यानी 1/D बचा है। ठीक है ना, तो 1/D बचा है। तो अब विचार कीजिए कि E/V इक्वल टू क्या हुआ, 1/D। इसको अगर हम युगांतर अनुपात से लें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, V/D। जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गया। अगर यहीं से भी की मान को हम स्थापित करना चाहें तो यहाँ से हम भी बराबर करना चाहें तो क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र गुणे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब यहाँ से हमारा जो है परिभाषा क्लियर करेंगे विभवांतर के लिए कि अगर दो प्लेटों के बीच का विभवांतर भी है तो उन प्लेटों के बीच लगा क्षेत्रफल तथा प्लेटों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब भी बराबर हम लोगों ने जान लिया है विभव। विभव हम क्यों जानना चाहते हैं, तो याद रखिए हमको क्या निकालना, धारिता। जो धारिता होती है बच्चा, वो धारिता किसके बराबर होती है, ध्यान कीजिए Q/, में बताइए क्या होता है, हाँ धारिता Q/V होता है। अगर V की बात करें तब क्या होता है, तो बस इसी से निकाल लेंगे, हम V का मान भर देंगे। इसलिए हमने जो है V को निकाला है, तो C बराबर Q/ क्या होता है, V होता है। इसी मान को हम निकालना चाहते हैं क्योंकि यही क्या है, तो दोनों प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता है, यही C को जानना है। तो हमको पता चल गया कि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होता है। अतः दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, बच्चा ये चीज़ हमने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है ना, इसको जानते रहेंगे। विभवांतर ये आपको सिखाने के लिए मैंने बताया था, क्योंकि पीछे तो ऐसे हम लोग पढ़ कर के आए हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है ना -dV/dr, आपको याद आ रहा है, नहीं याद आता होगा, तो इसीलिए मैं आपको याद दिला दिया, सिंपल करके आपको बता दिया। भी एक अदिश राशि होती है, जबकि ई कैसी होती है, सदिश राशि होती है। तो केवल इसके भी पर हम विचार करेंगे, और भी किसके बराबर होता है, तो वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। विभवांतर बराबर क्या लिखे बच्चा, विभवांतर बराबर दिखा देते हैं, विभवांतर वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। ठीक है, तो अब भी बराबर, अब हम दिखाएंगे E/D। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब अच्छा समीकरण नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया, भी पता चल गया है, और इस E के जगह पर हम अब प्रयोग करेंगे। तो E का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर E का मान किस में, समीकरण 3 में। जैसे 3 में रखेंगे बच्चा तो होगा क्या, विचार कीजिए, मान भरवा दीजिए। तो ये मान हो जाएगा V बराबर, E का मान बताइए क्या है, तो E का मान है Q/ में बोलिए K/ε0A और × D। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, तो भी हमको पता चल गया। अब दोनों प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता जानना बच्चा, तो संधारित्र की धारिता, अतः दोनों प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q/ में क्या होता है, V। अब समीकरण नंबर 4 से उठा करके हम V का मान भर सकते हैं, और इसका मैंने समीकरण का नाम दे दिया 5। तो समीकरण 4 तथा 5 से बच्चा इधर हम लिखते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, मन हटकाइएगा मत, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे अगर आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो।
जो भी आपको दिक्कतें हों हम हैं आपके लिए। कोई भी फिजिक्स से आपको टर्म में किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है, चाहे मैथमेटिकल पोर्शन हो, चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन हो, चाहे प्रैक्टिकल जैसे ही बना हुआ है, अगर किसी भी तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मेरे नंबर पर क्लिक करके कभी भी आप पूछ सकते हैं और ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, फिर देखिए बच्चा, अब समीकरण नंबर 4 तथा 5 से मतलब हमको करना क्या है, समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 5 में भरना है। ठीक है, तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से। तो क्या हमारा धारिता से क्या है, C है। ठीक है, अब क्या है, Q बटा में V का मान भरवाइए, क्या है, तो ये बटा Q बटा में क्या है आपका के एप्सिलॉन 0 इंटू A। ठीक है, और ये हो गया। अच्छा, ये Q से Q क्या होगा, D भी छूटा है क्या, ये D, ये क्या हो गया, D हो गया। ठीक है, चलिए, तो Q से Q क्या होगा, कट गया। भिन्न क्या होगा बच्चा, पलट जाएगा, क्योंकि बटा का बटा है ना, तो भिन्न पलटेगा। तो कैसा होगा, ध्यान दीजिए, तो C बराबर के एप्सिलॉन 0 A का बटा में D। जानते हैं यही आपने जो प्राप्त करना था समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता, वो आपने प्राप्त कर लिया है, जो समीकरण नंबर क्या है आपका 6 है। समीकरण नंबर 6 की सहायता से अब हमने बच्चा जान लिया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और धारिता तब जाने हैं जब इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई पैरावैद्युतांक पदार्थ था। ठीक है, तब हमने जाना है कि इस प्रकार से। अब यह हमें बताना क्या चाहता है, ध्यान दीजिए, यह समीकरण नंबर 6 हमको क्या बताना चाहता है, विचार कीजिए। समीकरण नंबर 6 से ये मिला है कि C पृष्ठ क्षेत्रफल A के क्या है, अनुक्रमानुपाती। बच्चा, अगर अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ा तो दूसरा उसके संपर्क वाला भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर C की धारिता बढ़ानी है तो पृष्ठ क्षेत्रफल A भी क्या होगा, बढ़ानी पड़ेगी। यानी किसी प्लेटों के क्षेत्रफल को जितना ही हम अधिक बढ़ाएंगे तो उस प्लेटों के संधारित्र की धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहला कंडीशन हो गया बच्चा। दूसरा कंडीशन देखिए, इसमें C अनुक्रमानुपाती क्या है, पैरावैद्युतांक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम क्या कह रहे हैं, K कह रहे हैं। K क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अच्छा, यह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई कुचालक पदार्थ इसके भीतर हम रख दें, कोई पानी हो सकता है, कोई तेल हो सकता है, या फिर कोई कागज़ का टुकड़ा हो सकता है, कोई मोम हो सकता है, कोई भी ऐसी पदार्थ अगर हम रख दें तो उस स्थिति में उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और K का मान होता है। तो ध्यान दीजिए, अब ये क्या दिखाई दे रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता को बढ़ाना है तो हमें यह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी पैरावैद्युतांक पदार्थ वाले मान को अधिक से अधिक लेना चाहिए। यह हो गया कंडीशन आपका। अब देखिए बच्चा, मुख्य रूप से इसके बारे में ज़रा समझिए। ये क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, तो C व्युत्क्रमानुपाती है 1/D। तो अच्छा, अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को क्या करें, घटा दें, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये घट गया तो ध्यान रखिएगा C का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्लेटों के बीच की दूरी अगर हम घटाएंगे तो संधारित्र की धारिता क्या होगी बच्चा, बढ़ जाएगी। तो ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया ना। तो प्लेटों को, इसका मतलब ये हुआ कि अगर संधारित्र की धारिता अगर जाननी है, अधिक लेनी है, ठीक है, तो हमें जो है प्लेटों को बहुत पास पास करके रखना चाहिए। तो C अनुक्रमानुपाती 1/D हो गया। और इस तरीके से हमने जान लिया कि संधारित्र की धारिता 3 स्थितियों में इस प्रकार से मिला है कि उसके अधिक चाहते हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा दो, दूसरा आपका है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान को बढ़ा दो, तीसरा है कि प्लेट के बीच की दूरी को कम कर दो। इस प्रकार से हमारा समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता क्या होती है बच्चा, बढ़ जाती है। ये हम लोगों ने यहाँ तक जान लिया। अच्छा, हम पीछे पढ़ा करके आए हैं कि जो आपके संधारित्र की धारिता, मतलब यह धारिता का जो मात्रक होता है किस में जानते हैं, फैरेड में जानते हैं, ठीक है ना। हाँ, फैरेड में जानते हैं, ठीक है बेटा। तो ये फैरेड होता है, तो यहाँ से फैरेड हो गया। अब ये एप्सिलॉन 0 क्या होता है, जो हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा।
बिल्कुल आसान टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल अभी अभी समझ में आ जाएगा। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको यही 90% याद करा दें। आपको घर जा कर के थोड़ा सा बस देखना होता है। तो ध्यान दीजिए, अब इस पर हम विचार करने जा रहे हैं। बच्चा हमने क्या कहा कि एप्सिलॉन 0 क्या होता है, तो ध्यान दीजिए पहले ये जानिए एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10 पर घात क्या -12 कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर पाया गया था पहले। लेकिन यहाँ पर जैसे देखो बच्चा, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 को हम जो है दूसरी तरीके से लेना चाह रहे हैं। तो कैसा बताओ, C बराबर K, ठीक है ना, एप्सिलॉन 0 A अब बटा में है D। अगर हम इसको उठा करके जो गंतरा अनुपात में ले लें, गुणा कर दें तो C गुणे का होगा D। अब K इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू का हो गया A हो जाएगा। अब इसका जो मात्रक होगा अब हम उसको दूसरे रूप में ले सकते हैं और वो क्या होगा बच्चा, फैरेड मीटर हो जाएगा। कैसे देखना, C का मात्रक क्या होगा, फैरेड नहीं, और दूरी का मात्रक क्या होगा बच्चा, मीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस एप्सिलॉन 0 का जो 8.85 × 10 पर घात -12 कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, अब उसका मात्रक हम फैरेड मीटर में भी जान सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब मैं दूसरी बात लेकर के चल रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए। अच्छा मान लो कि हमारा जो प्लेट है उनके बीच में कोई कुछ चालक पदार्थ नहीं है, यानी परावैद्युतांक पदार्थ नहीं है। तो क्या होना चाहिए, तो या तो निर्वात होगा नहीं तो हवा होगा। तो अगर यह हमारा दोनों प्लेटें बच्चा किस प्रकार से हों कि इनके बीच में निर्वात हो अथवा वायु हो, उस स्थिति में क्या होगा, तो ध्यान दे करके देखें। तब हम मान लेते हैं कि उस स्थिति में, क्योंकि अब हमने जो है C निकाला, तो उस स्थिति में मान लेते हैं कि अब ये C0 हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, परावैद्युतांक के लिए C दिखा दिया, इसका C0। तो उस क्या होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर K बराबर 1 का मान उठाने वाले हैं, क्योंकि जब ऐसा कर देंगे तो निर्वात वाली स्थिति हो जाएगी। क्योंकि निर्वात में जो K का मान होता है बच्चा क्या होता है, 1 होता है। यानी निर्वात अथवा Y के लिए K का मान यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मान क्या होता है, 1 होता है। उस कंडीशन में अगर लेंगे तब कैसा हो जाएगा, तो एप्सिलॉन A बटा में क्या मिलेगा बच्चा, केवल D मिलेगा। तो अब इस समीकरण को जो हमने नाम दिया था 6वां, अब ये समीकरण हम मान लेते हैं 7वां, ठीक है। अब अगर हम संधारित्र की धारिता को जानना चाहते हैं तो अब जो है 6वां और 7वां से हम तुलना करने जा रहे हैं। तो C बटा में एप्सिलॉन 0 अगर हम रखें तो क्या होगा, तो यही आपका था ना बेटा, ये था कि क्या है एप्सिलॉन 0 A का बटा क्या था, D था। अब इसका मान भरेंगे तो बटा का बटा होगा, ठीक है। तो हम फिर डायरेक्ट पलट दे रहे हैं, तो D बटा में अब K तो रहेगा नहीं, तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए तो K है नहीं ना, ऐसा हो जाएगा। मैं भिन्न पलट दिया हूँ डायरेक्ट, तो अच्छा यह इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर विचार कीजिए, ये क्या क्या होगा, ये सब का सब कट जाएगा। तो C बटा में क्या होगा, C0 होगा, जो किसके होगा, K के होगा, ठीक है ना। अब संधारित्र की धारिता, अब जरा देखना बच्चा, ये जो है K इंटू क्या होगा, C0 हो जाएगा। मतलब अब ये क्या समझाने लगा हमको, अगर इस समीकरण का नंबर दे दें कितना, 8 दे दें, ठीक है ना। ये पूरा देखते जाइए, क्रम वाइज हम इसलिए तोड़ तोड़ करके आपको बताते हैं कि खूब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अब किसी संधारित्र की धारिता, देखिए ये C है ना, ये संधारित्र की क्या बच्चा, धारिता है। संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। संधारित्र की धारिता जब हम दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक पदार्थ डालते हैं या रखते हैं, या परावैद्युतांक पदार्थ के बीच में संधारित्र की धारिता ज्ञात करते हैं, तो उतना K गुना, माने K गुना क्या, जितना हम डालेंगे उसका जो धारिता हो, उसकी जो परावैद्युतांक का जो मान होता है, क्योंकि K का मान सदैव 1 से क्या होगा, अधिक होगा, उस स्थिति में संधारित्र की धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बच्चा हम लोगों ने आज सीख लिया है कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका हमने क्लियर करा दिया है। आप वीडियो को रोक रोक करके खूब प्रेम से इसको देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, बिल्कुल एकदम आसान समझ में आ जाना चाहिए, और मैं उसी तरह का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।